हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ वोकैबुलरी का एक नया सेशन लेकर। पिछली क्लास में हमने बात की थी कुछ बेहतरीन शब्दों की, कुछ बेहतरीन वर्ड्स की जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं, और आज फिर से मैं आपसे कुछ नए शब्दों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं या ज़्यादातर ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए होते हैं, तो सभी आप नोट डाउन करते जाएं, एक वोकैबुलरी की अच्छी सी कॉपी बनाते जाएं और उसको डेली रिवाइज करते जाएं, ताकि जब आपके एग्ज़ाम हो तो आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर पाएँ और अच्छा सा रिजल्ट आपका आए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आपका लिखा हुआ है वो रेल लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। रेल की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की आलोचना करना, किसी की निंदा करना। कहते हैं आई रेल्ड हिम अ लॉट बिकॉज ही डिड सच ए हीनस वर्क, उसने ऐसा घृणित काम किया था कि मैंने उसकी बड़ी निंदा की। अब याद करने का तरीका देख लेते हैं। अब अगर आप देखें तो ये रेल के जैसा साउंड करता है, रेलवे के जैसा साउंड करता है। तो हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि यार जो इंडियन रेलवे है, जो इंडियन की रेलें हैं वो अक्सर लेट हो जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनकी रेल करते हैं, बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं कि ट्रेन 10 बजे की थी, आ रही है 12 बजे। तो रेल जो होती है जब लेट हो जाती है, जब रेल आपकी लेट हो जाती है, जब ट्रेन आपकी लेट हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, उसको रेल करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। अब सेकेंड वर्ड हम लोग देखते हैं, रैप्ट लिखा हुआ है। रैप्ट की अगर बात करें तो रैप्ट का मतलब क्या होता है? वेरी बिजी होता है। अब देखिए एक वर्ड आपका और होता है, आपने रैप सुना होगा, RAP, रैप। रैप का मतलब क्या होता है? रैप का मतलब आपका क्रिटिसाइज करना होता है, किसी की आलोचना करना होता है, किसी की निंदा करना होता है, तो आप क्रिटिसाइज बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब देख लीजिए, रैप तो आपका क्रिटिसाइज करना होता है, लेकिन अगर वही रैप्ट की बात करें तो रैप्ट का मतलब क्या होता है? वेरी बिजी होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, व्यस्त होता है, हेक्टिव जो होता है उसके लिए लगाते हैं आप। याद कैसे करेंगे? अब यहाँ इसको नॉर्मली रैप से ले लीजिए। जैसे जो लोग रैप करते हैं, जो रैपर होते हैं, जैसे बादशाह हो गया, हनी सिंह हो गया, तो बोल सकते हैं कि जो रैप करते हैं वो बड़े रैप्ट होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता इतना बड़ा, इतने बिजी रहते हैं वो लोग, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाते हैं कि जो लोग रैप करते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रैप्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है वेरी बिजी। या आप बोल सकते हैं किसी काम में जब बहुत ज़्यादा इंसान लीन हो जाता है, तो उसके लिए आप रैप्ट शब्द का यूज करते हैं कि ही इज़ वेरी रैप्ट इन रैपिंग सॉन्ग्स। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि वो बड़ा लीन था गाने में, रैप करने में। तो जो लोग रैप करते हैं वो बड़े क्या होते हैं, रैप्ट होते हैं, लीन रहते हैं, बिजी रहते हैं रैप करने के लिए। याद रहेगा। और केवल अगर रैप की बात किया तो इसका मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, आलोचना करना या किसी की बुराई करना। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, एप्टीट्यूड लिखा हुआ है। अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? आपका टैलेंट होता है या फिटनेस हो। इसके दो मतलब होते हैं, एक टैलेंट होता है, दूसरा आपका क्या होता है, फिटनेस होता है। बहुत सिंपल तरीका है याद करने का। सबसे पहले देखिए यहाँ एप्ट लिखा हुआ है और सबको पता होता है एप्ट का मतलब क्या होता है, आपका स्किलफुल होता है, टैलेंटेड इंसान होता है, गुणी योग्य इंसान होता है, गुणी इंसान होता है। तो एप्ट का मतलब क्या होता है? जो योग्य हो, जो स्किलफुल हो, जिसके पास टैलेंट हो, जो टैलेंटेड हो। और एप्ट का नाउन बन गया है आपका एप्टीट्यूड, तो इसका मतलब टैलेंट हो जाएगा। और इसका अनादर जो मतलब होता है, अनादर मीनिंग होता है, वो आपका क्या हो जाएगा, फिटनेस हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे एडिज की। एडिज का मतलब क्या होता है? प्रोवर्ब होता है। आप बोल सकते हैं वाइज सेइंग, कहावत हिंदी में होता है। याद करने का तरीका देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एज, और यहाँ क्या लिखा हुआ आपका एड। एज का मतलब सबको पता होता है, क्या होता है, उम्र होता है। एज का मतलब आपका उम्र होता है। और ऐड मतलब क्या होता है, जुड़ना। अब हर एक उम्र में क्या होता है, या एज आप युग, उम्र या समय को भी बोल सकते हैं। तो हर एक टाइम में क्या होता है, कोई ना कोई एडेज ऐड होती रहती है, कोई ना कोई कहावत ऐड होती रहती है। कैसे? जब आपके पिताजी के ज़माना था आज से 50 साल पहले, तो उनके ज़माने में कोई कहावत रही होगी। अब आप लोग आ गए हैं तो आपके ज़माने में कोई कहावत होगी। तो सीधी सी बात है कि हर एक एज में कोई ना कोई एडेज, हर एक एज में कोई ना कोई एडेज ऐड होती रहती है। और एडेज का मतलब आपका क्या होता है, कहावत होता है। आप बोल सकते हैं प्रोवर्ब या सेइंग। इसके बाद जो वर्ड आपका लिखा हुआ है चाइल्ड लिखा हुआ है। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, स्कोल्ड करना, रिप्रोच करना। ठीक है, याद करने का तरीका देखिए। चाइल्ड जो साउंड करता है वो कैसा साउंड करता है, चाइल्ड के जैसा, चाइल्ड के जैसा।
चाइल्ड का जो आपको साउंड आता है किसके जैसा आता है, चाइल्ड। देखिए आप एल क्या बचेगा, चाइल्ड ही तो बचेगा। तो चाइल्ड का जो साउंड आता है वो किसके जैसा आता है, चाइल्ड के जैसा आता है। तो याद करने का बहुत सिंपल तरीका है कि अगर कोई चाइल्ड गलती करता है, कोई बच्चा गलती करता है, तो ऑफकोर्स हम लोग क्या कर देते हैं, उसको चाइल्ड कर देते हैं, डांट देते हैं, समझा देते हैं कि बेटा ऐसा मत करो आप लोग। तो अगर कोई चाइल्ड गलती करता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, चाइल्ड कर देते हैं। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, उसको फटकारना। तो इसका मतलब हो जाएगा स्कोल्ड करना। अगला लिखा है सैग्रिन। ये क्लियर हो गया उम्मीद है बात। तो सैग्रिन की अगर बात किया तो सैग्रिन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नाराजगी। सैग्रिन का मतलब क्या होता है, आपका एनवायंस होता है, नाराजगी होती है, क्रोध होता है, गुस्सा होता है। याद कैसे करेंगे, अगर सैग्रिन को आप थोड़ा सा ध्यान दें तो सैग्रिन का साउंड कैसा आ रहा है, आप बोल सकते हैं चाय गिरी, बोल सकते हैं, नहीं बोल पाएंगे। देखिए कैसे, इसको चाय पढ़िए और इसको पढ़िए गिरी। अब मान लीजिए आप किसी होटल में खाना खाने गए हैं और होटल में खाना खाने चाय पीने जाते हैं अगर, और वहाँ वेटर आपके ऊपर चाय गिरा देता है, तो जैसे ही आपके ऊपर चाय गिरी वैसे आपको क्या आ जाएगी, सैग्रिन आ जाएगी, उसके ऊपर नाराज़गी आ जाएगी, आप उसके ऊपर क्रोधित हो जाएंगे। तो याद कैसे करेंगे, जैसे मेरे ऊपर वेटर ने चाय गिराई, जैसे ऊपर मेरे ऊपर चाय गिरी, वैसे मेरे अंदर किस प्रकार का भाव पैदा हो गया, मेरे अंदर सैग्रिन पैदा हो गई, एनवायंस पैदा हो गई, नाराज़गी पैदा हो गई। इसके बाद जो वर्ड आपका लिखा हुआ है डर्थ लिखा हुआ है, डर्थ का मतलब स्कैर्सिटी होता है, इसका मतलब कमी होता है। आप बोल सकते हैं पॉसिटी, या आप बोल सकते हैं डर्थ, या आप बोल सकते हैं बहुत सारे वर्ड होते हैं, लैक होता है, वांट ऑफ होता है। ठीक है, अब देखते हैं याद कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिए आपको अर्थ दिख रहा होगा, बिल्कुल सिंपल बात है। अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी होती है। अर्थ मीन्स आपका पृथ्वी होती है, और हम सबको पता है कि जो भी प्राणी इस पृथ्वी में रहता है, इस अर्थ में रहता है, उसके पास किसी न किसी चीज़ की डर्थ जरूर बनी रहती है। कोई भी इंसान संतुष्ट नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास सब कुछ है। हर किसी के पास किसी न किसी चीज़ की कमी जरूर है। तो याद ऐसे सीधे कर लेंगे कि जो इस अर्थ में है उसके पास किसी न किसी चीज़ की डर्थ हमेशा रहेगी, कमी हमेशा रहेगी, स्कार्सिटी हमेशा रहेगी। इसके बाद आपका लिखा हुआ है डेक्स्ट्रस। अगर हम लोग डेक्स्ट्रस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, आपका डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दक्ष होता है, स्किलफुल होता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कुशल हो, बोल सकते हैं डेक्स्ट्रस। अब याद करने का पैटर्न सीधे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ आपका लिखा हुआ है डेक्स्ट्रस, तो आप अगर DEX को देखें तो आप सीधे इसको दक्ष नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीधे दक्ष बोल सकते हैं कि DEX क्या हो जाएगा, आपका दक्ष हो जाएगा। तो डेक्स्ट्रस का मतलब क्या हो जाएगा, स्किलफुल, या डेक्स से सीधे दक्ष बोल सकते हैं। डेक्स मतलब क्या हो जाएगा, दक्ष। तो डेक्स्ट्रस का मतलब क्या हो जाएगा, दक्ष इंसान, जो स्किलफुल हो। अगला वर्ड जो आपका लिखा हुआ हुडविंक लिखा हुआ है। हुडविंक का मतलब होता है डिसीव, या डिसीव का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा दे देना। तो याद करने का पैटर्न समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए आपको विंक लिखा हुआ है। विंक का मतलब क्या होता है, विंक का मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है आंख मारना, या आप बोल सकते हैं पलक झपकना। इसका विंक का मतलब होता है पलक झपकना या आंख मारना। और याद करने का पैटर्न ये है कि विंक का मतलब होता है आंख मारना, और आपको कोई अगर विंक कर दे कहीं पर भी तो आप समझ जाइए हुडविंक है, धोखा है, उसको मौका ना समझ लेना। ठीक है, कि जैसे उसने, कुछ लोग उसको मौका समझ लेते हैं, दैट इज़ नॉट मौका। ठीक है बेटा, धोखा है, याद रखिएगा उस बात को, जीवन में बहुत आगे जाएंगे आप लोग। तो विंक का मतलब क्या होता है, आंख मारना। कोई अगर आपको विंक करे तो आप समझ जाइए क्या है, ये एक हुडविंक है, धोखा है, एक डिसीव है। इसके बाद जो आपका वर्ड लिखा हुआ है ह्यूमन लिखा हुआ है, तो यहाँ क्लियरली आपको ह्यूमन दिख रहा होगा। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, आपका मानव होता है, इंसान होता है। और हम सबको पता है कि जो ह्यूमन होता है उसके अंदर एक क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस बंदे को क्या होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, काइंड होता है, जनरस होता है, दयालु होता है। तो याद सीधे कर लेंगे कि अगर आप ह्यूमन हैं तो आपको कैसा होना चाहिए, आपको ह्यूमन होना चाहिए, आपको काइंड होना चाहिए, आपको जनरस होना चाहिए, आपको दयालु होना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग अगला वर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ आपका इंक्लिंग। अगर इंक्लिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है हिंट या क्लू देना, किसी को किसी चीज़ का इशारा करना, उसको हिंट देना, उसको क्लू देना कि हाउ टू सॉल्व समथिंग, है ना, आप बोल सकते हैं वैसे। अब याद कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ देखिए आपको इंक दिख रहा होगा, इंक, और मैं इंक से लिख रहा हूँ, मैं मार्कर से लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको बेहतर हिंट मिल सके। मैं आपको वर्बली भी पढ़ा सकता हूँ बोल के, लेकिन मैं इंक से क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको बेहतर क्लू मिले,
बेहतर आपको हिंट मिलते रहें, अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकें। तो याद कीजिए कि इंक से हम क्यों लिखते हैं, ताकि हम लोगों को इंकलिंग दे सकें, उनको हिंट या बेहतर क्लू दे सकें। ठीक है, अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है जोल्ट। अगर जोल्ट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है आपका, जोल्ट का मतलब होता है जर्क, और जर्क का मतलब क्या होता है, झटका होता है। अगर आप जोल्ट के साउंड को देखें तो जोल्ट का साउंड कैसा आता है, वोल्ट जैसा। अगर आप जोल्ट के साउंड को देखें तो कैसा आता है, वोल्ट जैसा आता है कि नहीं आता, आता है भाई। तो जोल्ट का साउंड कैसा आता है, वोल्ट जैसा, वोल्ट, जोल्ट। और वोल्ट किसको डिनोट करता है, पावर को, ऊर्जा को, वैद्युत को। ठीक है, तो याद रखेंगे कि वोल्ट जैसे ही उसको वोल्ट लगा, जैसे ही उसको कहते 440 वोल्ट का क्या लगा, जैसे उसको 440 वोल्ट लगा वैसे वो क्या करने लगा, उसको बहुत बड़ा जोल्ट लग गया। ठीक है, जोल्ट का मतलब क्या होता है, झटका। आप बिजली को टच करो, 440 वोल्ट को टच करो तो आपको क्या लगेगा, बहुत तगड़ा झटका लगेगा। हो सकता है आपकी उम्मीदें आगे ना भी बचें। ठीक है, अब देखते हैं। तो जोल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जर्क हो जाएगा। इसको रिलेट कैसे करेंगे, वोल्ट से करेंगे। तो वोल्ट जैसे ही लगता है तो आपको क्या लगेगा, आप जैसे वोल्ट के पास जाएंगे, बिजली के पास जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, जोल्ट लगेगा, जर्क लगेगा। इसका मतलब झटका होता है। अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है जीर। जीर का मतलब क्या होता है, चुम्मा, किसी की खिल्ली उड़ा लेना, किसी का मजे लेना, या आप बोल सकते हैं किसी को एक प्रकार से अपमानित टाइप का करना, तो उसके लिए बोल सकते हैं। अच्छा, हिंदी में हम लोग एक शब्द बोलते हैं जेर, जेर करना, गाँव साइड बोलते हैं, है ना, कि आप बोलते हैं कि तुमने उसको जेर कर लिया। जेर करना मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। तो इसको जीर ना पढ़ के आप जेर ही पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका मतलब वही होता है, किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी को चिढ़ाना, किसी की मौज लेना, कि तुमने उसको जीर कर लिया। इसका मतलब तुमने उसको जेर कर लिया, तुमने उसको मौक किया, तुमने उसकी खिल्ली उड़ाई। अब अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, जॉन्ट देखते हैं। जॉन्ट का मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है शॉर्ट जर्नी टेकन फॉर प्लेजर। आनंद के लिए की गई छोटी यात्रा को हम क्या बोलते हैं, जॉन्ट बोलते हैं। अब जैसे बहुत दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे, तो ऑफकोर्स जब लॉकडाउन खुलेगा तो लोग थोड़ा सा बाहर एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे, बाहर जाने का प्रयास करेंगे, घूमने का प्रयास करेंगे। याद करने का तरीका देख लेते हैं इसको हम लोग। यहाँ अगर टी को हटाएं तो क्या बचता है आपका, जान बचता है। क्या बचता है आपका, जान बचता है। तो याद सीधे करेंगे। अब जॉन्ट में आपको जाना है तो किसके साथ जाएंगे, ऑफकोर्स अपनी जान के साथ जाएंगे। बहुत सारे लोग महिलाओं को जान बोल के संबोधित करते हैं। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं कि मैं अपनी जान के साथ कहाँ गया, जॉन्ट पे गया। मैं अपनी जान के साथ कहाँ गया, जॉन्ट पे गया। और जॉन्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट जर्नी टेकन फॉर प्लेजर। आनंद के लिए की गई थोड़ी यात्रा को हम क्या बोलते हैं, जॉन्ट बोलते हैं। और इसके बाद जो आपका लिखा हुआ है वो जिफी लिखा हुआ है। द मीनिंग ऑफ जिफी इज इन अ फ्यू मोमेंट। वी कैन ऑल्सो से दैट इमीडिएटली बोल सकते हैं हम लोग, इमीडिएटली कह सकते हैं तुरंत, इन अ जिफी, या आप बोल सकते हैं इन अ फ्यू मोमेंट्स, या इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है, इन नो टाइम। आप बोल सकते हैं इन नो टाइम। ठीक है, आप तो ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं, तो ये भी आपका हो सकता है इन नो टाइम, मतलब बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। इसका मतलब इन अ फ्यू मोमेंट, या आप बोल सकते हैं जिफी, तुरंत, इमीडिएटली। अब याद करने का तरीका, आपने एक कंपनी का नेम सुना होगा, स्विगी, हमने सुना ही होगा स्विगी। ठीक है, तो एक कंपनी का नेम सुना होगा स्विगी। तो स्विगी वाले हमेशा ये दावा करते हैं कि जो हम डिलीवरी करते हैं, जैसे आप कुछ ऑर्डर करो तो बहुत तुरंत, मतलब आप स्विगी में ऑर्डर कीजिए तो हम तो जिफी डिलीवरी देंगे, तुरंत डिलीवरी देंगे। ठीक है, वी विल डिलीवर यू इन नो टाइम। तो याद कैसे करेंगे कि स्विगी वाले डिलीवरी कैसे करते हैं, बिल्कुल जिफी में। देखो वो स्विगी इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर, लेकिन स्विगी बताने का यहाँ सेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिफी लिखा हुआ है, तो जो साउंड आ रहा है वो वहाँ पर सिमिलर आ रहा है, बस यही बात है। तो स्विगी जिफी, स्विगी जिफी, याद रहेगा आपको कि स्विगी वाले कैसे डिलीवरी करते हैं, जिफी डिलीवरी करते हैं, तुरंत, इन नो टाइम, या बोल सकते हैं इन अ फ्यू मोमेंट। अगला आपका लिखा हुआ है किक बैक। किक बैक की अगर बात की जाए तो किक बैक का मतलब क्या होता है आपका, ये होता है ब्राइब, घूस। और ये इसका सिंपल तरीका है याद करने का, किक बैक का मतलब ब्राइब होता है। इसको आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए, देखिए किक बैक लिखा हुआ है, किक तो बैक, किक बैक लिखा हुआ है, अब इसी को कर दीजिए बैक किक। तो याद कैसे करेंगे कि जो बंदा किक बैक लेता है, जो बंदा घूस लेता है, उसको आज नहीं तो कल बैक में किक अवश्य पड़ती है। तो याद सीधे कर लें कि अगर आप किक बैक लेते हैं तो आपकी बैक में किक ईश्वर जरूर मारेगा, कि आप घूस लेते हैं नहीं तो गवर्नमेंट तो मारेगी, सीधी सी बात है।
अगला वर्ड आपका लिखा तो किकबैक का मतलब क्या हो जाएगा, ब्राइब हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कीप शेक की, तो इसका मतलब मेमेंटो होता है और इसका मतलब होता है यादगार या निशानी बोल सकते हैं कि उस समय की मेरे पास ये यादगार रखी हुई है, निशानी रखी हुई है, कीप शेक रखी हुई है। ठीक है, दिस इज द मोमेंटो व्हेन आई वेंट टू शिमला, आप बोल सकते हैं ऐसे। तो देखिए कीप लिखा हुआ है, कीप मतलब क्या होता है, रखना। तो जो आपकी कीप शेक होती है, जैसे मान लो आप कहीं गए तो वहाँ की एक कोई कीप शेक है, यादगार निशानी की। अब मैं यूएसए गया तो वहाँ से कोई चीज़ ले आया, वहाँ से फ़ोटोज़ क्लिक करके लाया, वीडियोस बना के लाया, तो आप बोल सकते हैं कि जो आपकी निशानी होती है, जो आपकी कीप शेक होती है, उसको आप कीप रखते हैं, उसके बाद अपने पास आप रखते हैं संजो के, ताकि आप 10 साल बाद 5 साल बाद उसको देखें तो आपको याद आए कि हाँ ये मेरी क्या है, मेमेंटो है, ये मेरी क्या है, कीप शेक है। तो आप याद कर सकते हैं कि हर व्यक्ति अपनी कीप शेक को कीप करता है, हर व्यक्ति अपनी कीप शेक को कीप करता है, अपने पास संजो के रखता है। अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है आउटस्कर्ट्स, और आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या होता है, आउटलाइन। इसका हिंदी का अर्थ होता है आपका बाहरी क्षेत्र के लगाते हैं। कहते हैं द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिस सिटी इज नॉट वेरी गुड, यू शुड नॉट गो आउटसाइड। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो सिटी का माहौल है बाहर का वो बहुत अच्छा नहीं, तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आउटस्कर्ट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है आपका आउटलाइन होता है, और इसका मतलब क्या होता है, बाहरी होता है। बहुत सिंपल है भाई, यहाँ आउट लिखा हुआ है, आप क्लियरली उसको रिलेट करा पाए कि आउट लिखा हुआ है, इसका मतलब बाहर की बाहर, तो आउटस्कर्ट्स मतलब क्या होता है, बाहरी होता है। अगला वर्ड आपका सिनोनिम लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एज्यूम्ड नेम। एज्यूम्ड नेम क्या होता है, ये आपका काल्पनिक नाम होता है, जो आपने जस्ट एज्यूम किया हो वैसा कुछ नाम नहीं होता। अब यहाँ देखिए याद करने का तरीका, यहाँ देखिए आपको निम मिल जाएगा। निम किससे होता है, निम एक रूट वर्ड होता है जिसका संबंध होता है नाम से। मैंने आपको कई बताया, जैसे सिनोनिम होता है, एंटोनिम्स होता है, होमोनिम होता है, पैरोनिम होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड बताए हैं जिसमें आपको निम मिल जाता है। तो निम होता है किससे, आपका नेम से होता है। तो यहाँ भी ऑफकोर्स निम लिखा हुआ है तो नेम की बात है, तो यहाँ स्यूडोनिम लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है एज्यूम नेम, काल्पनिक नाम। इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, अक्सर मिस स्पेल्ड में पूछ दी जाती है क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग रहती है। आपके मिस स्पेल्ड में वही वर्ड पूछे जाते हैं, थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं, जो आपके लिए वोकैबुलरी कुछ क्लासेस और ग्रामर की अभी आपका प्रोनाउन चल रहा है। प्रोनाउन के बाद मैं आपको 1-2 चैप्टर्स धीरे धीरे कराऊंगा, उसके बाद मैं आपके लिए मिस स्पेल्ड की भी क्लासेस लेके आऊँगा। जितने भी चैप्टर्स होते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो एसएससी का हो, थोड़े से डिफरेंसेस रहते हैं क्योंकि डिफेंस के एग्ज़ाम में और आपके एसएससी के एग्ज़ाम में तो जो जैसे कुछ टॉपिक होते हैं जो डिफेंस के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे आते हैं, एयरफोर्स में ज़्यादा आते हैं, या कुछ टॉपिक होते हैं जो एसएससी में कम आते हैं, जैसे डिग्री होती है वो एसएससी में नहीं पूछी जाती है आपकी, या बोलते इंटरचेंज नहीं पूछा जाता है, एरर से क्वेश्चन बनते हैं उसमें। एयरफोर्स में आपके इंटरचेंज पूछे जाते हैं क्वेश्चन, या आप बोल सकते हैं जैसे फंक्शनल शिफ्ट ऑफ वर्ड होता है, नाउन का एडवर्ब बनाओ, नाउन का एडजेक्टिव बनाओ, ये आपके एसएससी में नहीं पूछे जाते हैं, ये आपके एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। तो जो ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके एयरफोर्स या नेवी में एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, जो स्पेशल होते हैं, जैसे आपका पंक्चुएशन हो गया, पंक्चुएशन आपका एयरफोर्स में आएगा लेकिन आपका एसएससी में कभी नहीं आएगा। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं जो मैं आपके लिए स्पेशल क्लासेस करूँगा, उसमें अभी जो आपका चला है वो कॉमन चल रहा है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर होगी बात। तो वो जब आपका जिस दिन आपका एयरफोर्स का अभी पोस्टपोन हो गया है एग्ज़ाम, जिस दिन आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम या अभी एनडीए का भी पोस्टपोन हुआ है, स्टेनोग्राफर का, ये सभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, आपको पता है। तो जैसे ही वो एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, आपकी न्यू डेट आ जाएगी, उसी प्रकार से मैं आपके लिए स्पेशल स्टेनोग्राफर के लिए अलग, आर्मी क्लर्क के लिए अलग, एयरफोर्स वालों के लिए अलग, एनडीए वालों के लिए अलग, सबके लिए नए वीडियोस लेके आऊँगा, सबके लिए स्पेशल एग्ज़ाम के लिहाज से कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, ये प्रीवियस ईयर में कौन कौन से पूछे गए हैं। अगर एनडीए का आपका एग्जाम होगा तो एनडीए में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो ग्रामर के हों या वोकैब के हों, प्रयास करूँगा पैसेज भी कराने का आपका, ठीक है। और एयरफोर्स का होता है तो एयरफोर्स का अभी जो चल रहा है वो कंबाइन चल रहा है। ये जितने भी वर्ड होते हैं वो सबके लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो आपका, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर हो। तो नोट करते चलिए और याद अच्छी तरीके से करते चलिए, ठीक है। आप जब एग्जाम दे के आएंगे तो एक बार मुझे याद जरूर करेंगे। अगला वर्ड सिनोनिम हो गया। सिनोनिम का मतलब क्या होता है आपका एज्यूम नेम होता है। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है आपका करेक्ट होता है, बिल्कुल सही होता है। याद करने का तरीका देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए बहुत सिंपल है, लिखा हुआ है, यहाँ देखिए आपको रेक्ट मिल जाएगा, यहाँ भी आपको क्या मिल जाएगा, रेक्ट मिल जाएगा। तो
को बहुत से करेक्ट का मतलब क्या होता है? सही करना। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सुधारना, उसको सही करना, इम्प्रूव करना। तो यहाँ भी देखिए आपको रेक्ट मिल जाएगा, यहाँ भी आपको रेक्ट मिल जाएगा। आगे बताने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं, आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि आपको कैसे रिलेट कराना है कि यहाँ भी रेक्ट, यहाँ भी रेक्ट, और जहाँ भी रेक्ट आ जाए आप समझ जाइए सुधारने की बात है, सही करने की बात है। तो ये थे आपके आज के वर्ड जो मैंने आपको निमोनिक्स तरीके से बताए हैं, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे आप कमेंट में पूछ दें या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं और उसमें पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। कोई भी समस्या आपको होती है तो आप मुझसे ज़रूर कहें। अभी एक हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, यूपी गवर्नमेंट ने, कि नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। इससे घबराएं नहीं, वहाँ पदों का सृजन करने सेंस ये है कि कोई नए पदों का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी आपकी नहीं निकाली जाएगी। हो सकता है कि थोड़ी वैकेंसी आपकी डिले हो जाए, उससे परेशान नहीं होना आपको। बिल्कुल ऐसा नहीं होना कि तैयारी बंद करके आप घर, बहुत सारे लोग तो जिन्होंने न्यूज़ पे खबर सुनी होगी कि वैकेंसी नहीं आएगी 1 साल 2 साल, तो उन्होंने तैयारी बंद कर दी। ऐसा नहीं करना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी वैकेंसी 1 साल के लिए रद्द कर दी जाए, क्योंकि गवर्नमेंट भी अगर वैकेंसी निकालती है तो उससे उनको रेवेन्यू मिलेगा, और कोई वैकेंसी अगर होती है तो वो आज क्लियर नहीं होगी। अगर आज भी कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो 2 महीने बाद, आज नोटिफिकेशन आएगा तो 2 महीने बाद आपका, या 4 महीने बाद, या 6 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एक वैकेंसी यूपी सर गवर्नमेंट की होती है तो वो आराम से 1 से 1.5 साल में क्लियर होती है। तो आप सीधे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज रेवेन्यू कवर होगा, लेकिन अगर जो आपको गवर्नमेंट पेमेंट देगी वो 1 साल बाद वाले बजट में देगी, तो आज इसको कोई बर्डन नहीं पड़ना है। तो आज की गरीबी से ये तात्पर्य नहीं होता कि आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। नए पदों का सृजन इसलिए नहीं किया जाए क्योंकि जब आवश्यकता नहीं है तो आप नहीं करेंगे, लेकिन वैकेंसी जो होती है वो आपकी अवश्य आएगी। हो सकता है कि कह रहे थे जून में निकालेंगे, जून में ना आए, हो सकता है आपका अगस्त में आए, सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, लेकिन वो आएगी। लेकिन उन लोगों के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, जिन लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है उनका तो ऑफकोर्स होगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद डेट आएगी, चाहे वो एनडीए वाला हो, चाहे वो आपका एयरफोर्स वाला हो, चाहे वो आपका आर्मी क्लर्क का हो, या आपका बोल सकते हैं स्टेनोग्राफर का हो। ये सारी केंद्र की वैकेंसीज़ हैं, तो आपको यूपी से कुछ लेना देना भी नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। इस चक्कर में मत पड़िए कि जब वैकेंसी आएगी, जब आपकी डेट आ जाएगी तो हम प्रिपेयर करेंगे। प्रैक्टिस सेट्स रखिए अपने पास, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते रहिए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े कि हमने ये जो 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला, इसमें आपने कुछ किया नहीं है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए मौका है जो अच्छे से पढ़ नहीं पाए थे, जिन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे, दिमाग में इनग्रेन नहीं कर पाए थे, उनके लिए मौका है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अच्छा मौका है आपके लिए। हर चीज़ों को, चाहे वो लॉकडाउन ही क्यों ना हो, पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए इंसान को। कभी आप उसको निगेटिविटी में लेकर मत देखिए कि आप क्या प्रयास किया आपने, बैठे हुए हैं घर पे। ठीक है, तो उसको मत लेके देखिए कि आप घर पे बैठे हुए हैं क्या कर रहे हैं। आप उसको पॉजिटिव नज़रिए से देखिए। आपको ईश्वर ने एक टाइम दिया है एक्स्ट्रा। आपका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला था, अभी क्या चल रहा है, आपका मई चल रहा है, तो आपको एक ईश्वर ने एक्स्ट्रा टाइम दिया है चीज़ों को करने के लिए, तो आप उसे मेहनत कीजिए। बहाने मत बनाइए, बहाने मत ढूंढिए कि कैसे हम टाइम पास करें, टाइम नहीं कट रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो टाइम है ये काटने वाली चीज़ नहीं है, टाइम यूज करने वाली चीज़ है। टाइम पास नहीं करना है आपको, भले ही आप 12 घंटे 24 घंटे घर पे क्यों नहीं रहते, टाइम यूज कीजिए, कुछ इनोवेटिव करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, नौकरी आपकी ज़रूर लगेगी, और मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा प्यार दिखाएँ, मेहनत करते रहें। ठीक है, बस यही आप कीजिए, आपकी नौकरी लगेगी, आपको अच्छा लगेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, सीधी सी बात है। इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।